और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि कौमी और सूबाई असम्बली के जिन 11 हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग हो रही है, उसमें किसका पलड़ा भारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की कामयाबी के कितने इम्कानात मौजूद हैं, और दूसरी जानिब जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं, यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारान हैं, उनकी इमरान खान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के दीगर उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कामयाबी का कितना ज़्यादा इम्कान है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस वोटर को फ़ैसला कुन करार दिया जा रहा है, कौन किसके मद्दे मुकाबल है, किसके साथ जो है वो कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये सारी डिटेल और जो एदाद शुमार हैं इन पॉइंट से मुतल्लिक वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यू टर्न से मुतल्लिक तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को जो एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है, वहाँ पर होने वाली अदालती समाअत का अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन यानी हफ्ते के रोज़ जो है वो एफआईए के हुकाम ने आज़म सवाती साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो एफआईए के हुकाम हासिल करने में कामयाब हुए थे। और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि कल यानी आज के रोज़ आज़म सवाती को दोबारा से अदालत के सामने पेश किया जाए। तो आज आज़म सवाती साहब को जज शोएब अख्तर साहब की अदालत में पेश किया गया। तो प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये इस्तदा की कि एक तो आज़म सवाती साहब जो हैं वो इंक्वायरी में तावन नहीं कर रहे, दूसरा इनसे अभी मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर करना है। तो मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की। और साथ में स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना था कि फ़ौज के सरबराह का नाम लेके उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट की, वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, तो लिहाजा इनका हमें जिस्मानी रिमांड दरकार होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको ये भी बता दें कि आज बाबर अवान साहब जो कमरा अदालत में वकालत कर रहे थे आज़म सवाती साहब की, आज वो बड़े ही जारहाना मूड में दिखाई दिए। लेकिन आज मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन हुई आज़म सवाती साहब की, उसमें आज़म सवाती साहब ने कहा कि मेरे जो मुल्ज़मान हैं, मेरे खिलाफ पर्चा तो एफआईए ने काटा है, लेकिन मेरे मुल्ज़मान डीजी एफआईए और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। और उन्होंने कहा कि पर्चा एफआईए काटता है, लेकिन मुझे हवाले किसी और इदारे के कर दिया गया है। अब किस इदारे के हवाले किया गया, इस हवाले से आज़म सवाती साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन एक सहाफ़ी ने उनसे ये पूछा कि क्या आप अपनी ट्वीट के ऊपर कायम हैं, तो आज़म सवाती साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगा, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो बाबर अवान साहब ने जो दलाइल दिए वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। नाज़रीन, बाबर अवान साहब ने कहा कि ये कहते हैं कि आर्मी की बेइज्जती हुई है। फिर उन्होंने कहा कि ये चाचे लगते हैं कि किसकी बेइज्जती हुई है, ये उसके ऊपर पर्चे काट के उनको गिरफ्तार करते रहें। ये आज़म सवाती पे नज़र रखे हुए हैं, इन्हें तो चाहिए कि सवात के ऊपर जाके नज़र रखें। और फिर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि तशद्दुद देखें कि मेरे क्लाइंट के ऊपर किस तरीके से तशद्दुद किया गया है। कुर्सी मंगाई गई, उस पर आज़म सवाती को खड़ा करके उनके जो तशद्दुद के निशानात थे, उन्होंने कहा बाबर अवान की उंगली भी टूटी हुई है, पाँव की उंगली भी टूटी हुई है। और साथ में डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं, यहाँ पे कानून चलेगा, आइन चलेगा। और फिर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मेरी ये इस्तदा है कि आज़म सवाती का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो एफआईए को ना दिया जाए। और साथ में डॉक्टर बाबर अवान ने यह भी कहा कि कल आज़म सवाती के घर की तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी लेने से पहले मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से किसी किस्म का जो एक वारंट या इजाज़त हासिल की जाती है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं की गई। तो 14 नहीं बल्कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो है इस्तदा की गई थी। तो अदालत ने आज़म सवाती का एक रोज़ा मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी दौरान हमारे पास खबर पहुँची है कि एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो आज़म सवाती का दे दिया गया है। अब आ जाते हैं जो यू टर्न है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और उसके साथ साथ अमरीकी सदर जो बाइडन का। तो सबसे पहले अमरीकी सदर का यू टर्न आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल जो स्टेटमेंट दिया गया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी सदर का, वो आपके नाज़रीन के सामने है। और उस पर चंद घंटों के अंदर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया वो भी आपके सामने है। अमरीकी सफ़ीर को बुलाया गया, डी मार्च किया गया, मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट आया, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आया, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आया, इमरान खान का स्टेटमेंट आया और दीगर रहनुमाओं का स्टेटमेंट आया। तो चंद घंटों के अंदर ही अमरीकी सदर को अपने बयान से डिट्रैक होना पड़ा। लेकिन अब की मरतबा जो स्टेटमेंट आया है वो बराह रास्त बाइडन का नहीं, बल्कि जो
स्टेट डिपार्टमेंट है, तर्जुमान जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसकी जानिब से आया है और उन्होंने जो बात कही है वो उन्होंने जो बाइडन से हवाले से कही है। तो तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ये समझते हैं कि महफूज खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के लिए अहम है, पाकिस्तान के साथ तावन और ताल्लुक़ को कदर की निगाह से देखते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि अमेरिका को, यानी स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ये समझते हैं कि अमेरिका को एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। तो कल क्या स्टेटमेंट था और आज क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या और किस किस्म का यू टर्न लिया है। तो कल नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करके कह रहे थे कि एक मरतबा इन्होंने फूंक मारी तो इसहाक डार वापस आ गए, दूसरी मरतबा फूंक मारी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई, और एक मरतबा फिर इनसे फूंक हम जो है वो मरवाएंगे, जादू नहीं करवाएंगे, तो एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर देंगे। तो इशारा उन्होंने दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करेंगे, और साथ में ये भी कहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात आती है तो मुझे 2 दिन तक या गलबन 4 दिन कहा था कि मुझे नींद नहीं आती। तो इशारा उन्होंने दिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का, और ये ख़बरें भी सामने आ रही थी। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जुज़वी खुशखबरी है। हो सकता है कि ये जो रिलीफ, जो डॉलर की कीमत कदर कम होने से और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, इसका रिलीफ हो सकता है कि अवाम को पास ऑन ना किया जाए, बल्कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें इस रिलीफ को जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए। तो वही हुआ जिसका खदशा था, और शहबाज शरीफ साहब के पास जब समरी आई जिसमें 10 से 15 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कहा गया था, लेकिन वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न लेते हुए जो तकरीर उन्होंने कल कन्वेंशन सेंटर में मौलाना महमूद कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, जो इंदिया दिया था, उसे यू टर्न लेते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के बजाय उसकी कीमतों को बरकरार रखा। और ये भी हमें उनका शुक्र करना चाहिए, वरना तो अभी तक कीमतें बढ़ती चली आई हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा, लेकिन अगर ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, इसे अगर हाफ भी करके कुछ आधा रिलीफ भी पाकिस्तान की आवाम को, जो कि महंगाई में पिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं, माली तौर पे एक ऐसा बोझ है जो आवाम से झेला नहीं जा रहा, तो अगर ये हाफ मतलब अगर 15 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की पेट्रोल की कीमत में कमी की सिफारिश की गई थी, तो एक तरफ 7 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते और 7 रुपये उसमें कमी कर देते, तो ये आवाम को एक अच्छा रिलीफ मिल सकता था। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने फैसला किया कि नई आवाम तक ये रिलीफ जो है वो नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन बहरहाल आ जाते हैं जो 11 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें एक कांटे का मुकाबला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो किसका पलड़ा भारी है और कौन सा वोटर फैसला कौन करार दिया जा रहा है, ये डिटेल बताने से पहले कौन किसके मद्दे मुकाबल है, ये तफसीलात आपके साथ जो इदाद शुमार हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, NA-22 में इमरान खान के, यानी NA-22 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है, इमरान खान के मद्दे मुकाबल जो है मौलाना कासिम है, मर्दान का हल्का है। NA-24 चारसदा का हल्का है, इमरान खान के मुकाबले अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान हैं। मौलाना कासिम जो है उनका मौलाना फजल रहमान की जमात से ताल्लुक़ है। NA-31 में इमरान खान का मुकाबला गुलाम अहमद बलोर अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ मुकाबला है। और NA-108 में इमरान खान का मुकाबला मुस्लिम नवाज़ के आबिद शेर अली के साथ है। NA-118 में इमरान खान का मुकाबला नून लीग की शुज़रा मुनसब के साथ है। NA-157 में महर बानो कुरैशी का जो मुकाबला है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, उनका जो मुकाबला है वो अली मूसा गिलानी के साथ है। यहाँ पर अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे, वैसे तो मैं खातून की कभी मुखालफत नहीं करता, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब का मोटिव है कि वो मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी सियासी जमातों में यही चलता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, उसी को खान साहब काउंटर करने के लिए सियासत में आए थे। तो मेरे यहाँ पे ये ख्वाहिश है कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे महर बानो कुरैशी साहबा को हारना चाहिए और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अली मूसा गिलानी, उन्हें जीतना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो PTI के बुनियादी कारकुन थे, जो PTI के वर्कर थे, उन्हें नज़रअंदाज करके मरूसी सियासत को इस्तेमाल करते हुए महर बानो कुरैशी को टिकट दिया गया था। तो यहाँ पे मैं समझता था कि PTI के जो लोकल वर्कर थे, जो कारकुनान थे, उनका हक था, ये टिकट उन्हें देना चाहिए था। आगे नाज़रीन, NA-237 में इमरान खान का मुकाबला अब्दुल हकीम बलोच के साथ है। और अब्दुल हकीम बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। NA-239 में इमरान खान का मुकाबला नैयर रज़ा के साथ है और नैयर रज़ा का ताल्लुक जो है वो MKM के साथ है। अब पंजाब की 3 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, उसमें PP 239 शेखपुरा में अजीज़ अबूबकर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके मुकाबले में इफ्तिखार अहमद
भंगू जो हैं उनका मुसम्मिक नवाज़ के साथ ताल्लुक़ है। PP 209 खानेवाल में फैसल न्याजी, जिन्हें लोटा भी कहा जा सकता है, ये नून लीग को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। लोटा लोटा ही होता है, चाहे वो PTI में चला जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चला जाए, चाहे वो नून लीग में चला जाए। तो फैसल न्याजी का मुकाबला जो है वो नून लीग के कैंडिडेट ज़ियाउर रहमान के साथ है। PP 241 बहावल नगर में मलिक मोहम्मद ज़फ़र PTI के कैंडिडेट हैं, इनका मुकाबला जो है वो अमान बाजवा के साथ है। अब आ जाते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। इस हवाले से आप नाज़रीन को बता दें कि अगर पलड़े की बात करें तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि तमाम कैंडिडेट ने और खान साहब ने तो सबसे बढ़ के उन्होंने आपने देखे कितने जलसे किए हैं और उन हलकों में जलसे किए हैं जहाँ पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो कंपेन की अगर बात की जाए तो कंपेन तो खान साहब की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इम्पैक्ट कंपेन का खान साहब का ज़्यादा बेहतर रहा। लेकिन सवाल यह है कि जीतेगा कौन, तो इस सवाल का जवाब जो है वो नताइज से पता चल पाएगा। लेकिन अगर कंपेन के इम्पैक्ट की बात करें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो खान साहब का ज़्यादा नज़र आता है, उसके पेश नज़र जो पलड़ा है वो भी खान साहब का भारी दिखाई देता है। लेकिन ये मीडिया का इम्पैक्ट है, जो फील्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग मीडिया को देखते नहीं। दही इलाके के अंदर लोग मीडिया के साथ इतना रजू नहीं करते, सुनी सुनाई बातें उन तक पहुंच जाती हैं, वो सुन लेते हैं। तो ये इम्पैक्ट मीडिया की हद तक भी है। लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या सूरत हाल, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांटे का मुकाबला जो है वो ज़रूर है। लेकिन फैसला कौन जो वोटर है वो उससे करार दिया जा रहा है, क्योंकि दो तरह के वोटर होते हैं। एक वो वोटर होता है जो खुद से जाके अपना हक़ राय इस्तेमाल करता है, उठता है, घर से निकलता है, गाड़ी के ऊपर पैदल या कोई भी सवारी लेके अपना वोट डालने के लिए मुतलका पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन फैसला कुन वोटर वो होता है जिसे उस रोज़ पोलिंग के रोज़ जो है कैंडिडेट जो है अपने घर से उसके घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके जाता है। तो ये जो कैंडिडेट है जो मतलब घर बैठा हुआ वोटर है, जिसे उम्मीदवारान उठा के पोलिंग स्टेशन तक लेके जाते हैं, तो जो कैंडिडेट ये करेगा घर बैठे हुए वोटर को उठा के पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएगा, तो ये जो वोटर है ये बड़ा ही फैसला कुन जो है वो किरदार अदा करेगा। तो देखते हैं, 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है और 6 बजे के बाद नताइज का जो है वो ऐलान किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन में हम मौजूद होंगे 4 से 12 बजे तक। वहाँ से जो भी अपडेट्स हैं इलेक्शन कमीशन में ज़मीनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।